मेरा है, मेरा हाँ मैं कर हाँ देता हूँ। सब। हाँ। शुरू कीजिए। अब ठीक है। अब आवाज सही आ रही है? हाँ जी सर। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपने बारे में बताइए थोड़ा हमें। सर मैं बाड़मेर की गिडा तहसील के कानोड ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ। और 2012 से मैं शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। और इससे पहले मैंने पटवारी पद पर भी कार्य किया है, जो ट्रेनिंग के वक्त था। और मेरी हॉबी है वो कैमल राइडिंग है। ऊंट की सवारी करना आपकी रुचि है ना? जी सर। प्रशासन में इसकी क्या उपादेयता रहेगी? सर जैसे सुदूर दुर्गम स्थल है, जैसे थार का रेगिस्तान है काफी, राजस्थान में फैला हुआ। तो इसमें जो यातायात के साधन है वो बड़ी मुश्किल से उन क्षेत्रों तक जा पाते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उस जगह हम प्रशासन में इसका यूज ले सकते हैं। दूसरी बात सर, हम्म। सीमा सुरक्षा में भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, आपको ये रुचि कैसे लगी? आपका सर इंटरेस्ट कैसे जागृत हमारे हुआ इसको लेकर? जी सर, सर्वसुलभ है। और दूसरी बात है सर, सांस्कृतिक महत्व के कारण। जैसे तिलवाड़ा मेला है तो इसमें दौड़ भी होती है ऊंट की। दूसरी बात, जो हमारे त्योहार है, कोई जैसे आखा तीज है या होली है, तो इस पर भी कंपटीशन होता है। तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, तो इसमें मेरी रुचि है सर। अच्छा, आप शिक्षक हैं और अभी सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड दोनों ने ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। तो फिर जी इन सर। बच्चों का मूल्यांकन कैसे होगा? सर इनका मूल्यांकन है वो अभी तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो टेस्ट दिए थे, या फिर जहां हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे, या फिर सर जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए थे, उनके आधार पर इनको अंकों का निर्धारण किया जाएगा। और राजस्थान में जैसा तय किया जा रहा है कि हम कुछ सिलेबस है वो 11वीं क्लास में बोर्ड रखकर भी 10th का कंप्लीट करवा देंगे, जिससे उसको आवश्यकता होगी तो वो यूज कर सकेगा। लेकिन इस बार के पूरे सत्र में ना तो टेस्ट हुए हैं न अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई है, फिर ऐसे विद्यार्थियों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? सर कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चों ने जमा जमा करवाए हैं, जिसमें कंटेंट से संबंधित उन्होंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए थे। तो उस आधार पर किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे सत्र में तो विद्यार्थी स्कूल आए ही नहीं है। सर जो 9th से 12th तक की है वो क्लासें लगी थी। और साप्ताहिक क्लासें लगी थी, और उसके बाद में जो स्माइल कार्यक्रम है उसके तहत भी कंटेंट बच्चों तक पहुंचाई गई थी, रेडियो के द्वारा और आकाशवाणी के द्वारा और टेलीविजन के द्वारा। तो उनके आधार पर कहीं न कहीं उनका मूल्यांकन किया जाएगा, अच्छा, जो अभी क्या है फॉर्मूला तय प्रोजेक्ट होना है स्माइल, सर। क्या है बताइए। सर स्माइल कार्यक्रम स्माइल क्या है? प्रोग्राम है वो राजस्थान सरकार का सोशल मीडिया के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों तक विषय वस्तु और जो कंटेंट है वो पहुंचाए जाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया पूरा है। नाम क्या है जिसमें स्माइल का? सर सोशल मीडिया इंटीग्रेटेड लर्निंग एंगेजमेंट। सर कंफर्म तो नहीं हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ। इंटीग्रेटेड या इंटरफेस? सॉरी सर, मैं भूल गया, इंटरफेस। ठीक है। आप एक ऐसे इलाके में एसडीएम के रूप में पदस्थ है जहां लोग टीकाकरण करवाना ही नहीं चाहते। लोगों में यह भ्रम है कि टीकाकरण करवाएंगे तो हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाएगी। आप वैक्सीनेशन को बढ़ावा कैसे देंगे? सर इसके लिए जो उस समाज के शिक्षित लोग हैं, और जो उन लोग मौजूद लोग हैं उस समाज के, उन लोगों को प्रेरित कर हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि उन लोगों ने भी लगाया है, और हम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमने वैक्सीनेशन करवाया है। और हमारे पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी है जिसमें बताया गया है कि आपने वैक्सीनेशन करवाया है। तो उन्हें यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा कि इन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया है और इनको कुछ भी नहीं हुआ है। और कुछ रूढ़ियां हैं या कुछ अफवाहें हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें तो वो लोग जानते हैं, फिर भी वो टीकाकरण जी। नहीं करवाना चाहते। अब कैसे जी इन सर। अफवाहों को दूर करेंगे? सर कुछ जगह उस समाज में है वो शिक्षित लोग भी है, तो हम उन शिक्षित लोगों का टीकाकरण उनके सामने करवाकर, या फिर उनका जो सोशल मीडिया पर फोटो वगैरह इनको डालकर भी बताया जा सकता है
कि इन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है और इतना टाइम हो गया फिर भी चलिए, इनको कुछ भी आप नहीं हुआ है। एसडीएम के रूप में पदस्थ है और किसी पीएचसी या सब सेंटर का निरीक्षण करने जाते हैं। आपके जी जैसे ही आप पहुंचते हैं, वहां जो भी महिलाएं उठ करके चली जाती हैं कि ये टीकाकरण करने वाले लोग आ गए हैं, और वो अपने घर की तरफ चली जाती है। ऐसी स्थिति में आप जी। उनको वैक्सीनेशन के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे? सर, जो स्थानीय जो उस सेंटर के कर्मचारी है, उनको कहा जाएगा और मैं भी उनको समझाइश करूंगा और उनको रोकूंगा कि आप रुकिए, और आपको सारी बातें बताएंगे और आपको किसने इस तरह से कहा है कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में मृत्यु हो जाती है। कई और भी बीमारियां हैं जिसमें हम टीकाकरण करते हैं, जैसे पोलियो है वगैरह, उसमें भी नहीं होता है कोई मृत्यु वगैरह, तो इसमें भी मृत्यु नहीं होगी। आपने पटवारी की जॉब क्यों छोड़ दी? सर, मैंने ट्रेनिंग की थी शिक्षक की, और उसके बाद में इसमें ग्रेड पे भी अधिक था, और कुछ जो आर्थिक मजबूती थी तो मैंने इसमें आ गया, और इसलिए सर मैंने उसको रिजाइन किया। क्या आपने कुछ बॉन्ड भरे? सरकार ने आपके ऊपर संसाधन वेस्ट किए हैं? नहीं सर, जिसमें हमने एक हल्फनामा दिया था जिसमें ये बताया गया था कि यदि आप 2 साल तक राज्य सरकार की सेवा में रहते हैं तो आपको किसी तरह का बॉन्ड नहीं भरना है, ये आरएसआर में नियम लिखा हुआ है। तो उसका हमने बताकर और उन्हें बॉन्ड दिया है कि हम अच्छा, 2 साल तक कोविड ये सभी काल में छोड़कर नहीं पटवारी जाएंगे। की क्या भूमिका रही है? कोविड काल में पटवारी की क्या भूमिका रही है? सर, गांवों में एक तरह से जो संख्यात्मक आंकड़े हैं वो बीएलओज और शिक्षकों के माध्यम से पटवारी ने प्रशासन तक पहुंचाए हैं, और उन्होंने लोगों में यह भी कहीं न कहीं बताने की कोशिश की है कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो। ऑफिस कानून को और गिरदावर में क्या फर्क होता है? सर, ऑफिस कानून और गिरदावर लगभग दोनों समकक्ष होते हैं, और जब हम्म। जो गिरदावर होता है वो ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस कानून के रूप में, और गिरदावर वगैरह इस तरह का काम करता है तो उसको एक गिरदावर कहा जाता है। अभी कोविड से ठीक होने की दर कितने प्रतिशत पहुंच गई है, भारत की और राजस्थान की? सर, जहां तक राजस्थान की है वो 1 तारीख को 1.93% थी, और अभी जो है उसमें कुछ इजाफा और हुआ है, वो 2% के आसपास बनी हुई है सर। आरोग्य सेतु क्या है? सर, आरोग्य सेतु केंद्र सरकार द्वारा और आईटी डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया एक एप्लीकेशन है, जिसके अंतर्गत हम वैक्सीनेशन और हमारी लोकेशन के इर्द गिर्द कोविड पेशेंट्स हैं उनकी सबकी जानकारी इसमें मिलती है। अच्छा, क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? जी सर। वैक्सीन लगाने के बाद ये बुखार आना आम समस्या है, ऐसा क्यों जी होता है? सर, इससे जहाँ तक मेरी जानकारी में है सर, कि इम्यूनिटी के कारण और उस दवाई का असर होने के कारण ये है वो बुखार और जुकाम लेकिन वगैरह कुछ होता लोगों है। को तो बुखार नहीं आता है, क्या उनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है? नहीं सर, उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। अच्छा, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न। आप जी सर। आप एक बांसवाड़ा जिले में एज एसडीएम पदस्थ है, और वहाँ वैक्सीनेशन के लिए आपको लोगों को प्रोत्साहित करना है। जी सर। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में 1 मिनट के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित कीजिएगा। जी सर। अ, सरकार है वह तैयार में है कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना आगो हटे, और इन लिए सरकार वैक्सीनेशन और टीकाकरण शुरू કર્યો है। तो टीकाकरण अपन अधिक में अधिक करना चाहिए, और जब कई अफवाह मिनक फैलावे है कि ये टीके मिनको नहीं हो जाए या फिर बीमारी हो जाए या ताव चढ़ जाए, ऐसी कोई समस्या कौन हुए, और ज्यादा से ज्यादा अपन ने टीको धरानो है। और मैं भी टीको धरायो है और अधिकारियों भी टीको धरायो है और हैंग नेताओं भी टीको धरायो है। तो थाने भी बट जान टीको धरानो है, और अपन ने सुरक्षित होना है, नहीं तो अपन ने
कोरोना है वो ज्यादा हुई, और भारत में कोरोना भी जबकि एक लाइन है जबकि टूटे ही कोनी। ठीक है, धन्यवाद। नंदू सिंह जी। जी सर। हाँ जी, जरा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। फैन की आवाज तो कोई इको नहीं मतलब वो डिस्टर्ब नहीं कर रही है ना किसी को भी ऐसे? नहीं सर, नहीं सर। ओके, चलिए आप बाड़मेर से बिलोंग करते हैं, अपने जिले के बारे में कुछ बताइए। जी सर, बाड़मेर है वो सीमावर्ती जिला है, और जोधपुर, पाली, जैसलमेर, सिरोही और जालौर से सटा हुआ है, और इधर गुजरात की सीमा लगती है। और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही विविध है। और यहाँ पंचकुटा की सब्जी जैसे व्यंजन बनते हैं, और कनाना है, खेमा बाबा मेला है, और किराड़ू मंदिर है, और जो जल महल है बाटाडू का कुआं यहाँ स्थित है। और आजकल है यहाँ पचपदरा में रिफाइनरी है वो निर्माणाधीन है। ओके, जल महल की बात की, यहाँ तो पानी की बड़ी कमी है आपके बाड़मेर में। मुझे ये बताइए कि यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती है? सर यहाँ मुख्यतः लूणी नदी बहती है। बाकी कोई ऐसी विशेष बड़ी नदी नहीं है सर। लूनी नदी कहाँ से आती है, आपके किन किन जिलों से बहते हुए आती है, पता है आपको? जी सर, अजमेर से निकलती है, और अजमेर से फिर नागौर होते हुए जोधपुर, और पाली का कुछ हिस्सा, और फिर जालोर का भी कुछ हिस्सा है, और बालोतरा जो यहाँ का मुख्य शहर है, ये इसके किनारे बचा हुआ है, और यहाँ से कच्छ के रण की ओर अग्रसर होती है। तो कोई मतलब नकारात्मक या प्रभाव भी आपको दिखाई देता है लूनी नदी का? जी सर, सकारात्मक यदि प्रभाव देखें तो यह जैव विविधता के लिए भी अच्छी है, और जो थार का रेगिस्तान है इसको नहीं, पेयजल नकारात्मक भी प्रभाव जो देती है, है। आप यहाँ पर अक्सर बाढ़ आती है, अक्सर कई बार बाढ़ जी आ जाती है इसकी वजह से। इसकी वजह क्या है, रीजन जी। क्या है इसका? सर, इसके जो बहाव क्षेत्र है इसमें कुछ बसावट का होना है। और दूसरी बात यह है कि सर यहाँ से जो बजरी खनन किया जा रहा है, जिससे पानी का फैलाव है वो अपने बहाव क्षेत्र से बाहर चला जाता है, इस वजह से बाढ़ जैसे हालात होते हैं। ठीक है, आपने जल शक्ति अभियान के बारे में सुना है? सॉरी सर, सुना है लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कैच द रेन कैंपेन के बारे में काफी चर्चा हुई थी। कैच द रेन, जी जी। वर्षा की एक एक बूंद को सहेजे, सुना है आपने? जी सर। जानते हैं उसके बारे में? सर, इसमें अधिक से अधिक लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग, और जो सार्वजनिक कार्यालय या ऑफिसेज है उनको वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़कर ठीक है, जल को है वो मुझे, बचाना है। हाँ, ओके, मुझे आप ये बताइए कि आपके बाड़मेर जिले में पानी की समस्या से कैसे निजात पाया जाता? आप मुझे केवल तरतीब वाइज अपने जो प्लान है वो समझाइए, क्या किया जाना चाहिए? सर, सबसे पहला उपाय है वो बड़े टांके और उनके बड़े कैचमेंट एरियाज होना चाहिए, जो नरेगा के तहत इसको प्रोजेक्ट में लिया जा सकता है। दूसरी बात, जो नाडी या फिर ऐसे परंपरागत जल स्रोत है इनका पुनरुद्धार किया जा सकता है। नाडी है, रण है, या फिर कुछ तालाब है, खड़ीन है, इनका पुनरुद्धार किया जा सकता है। और जो पुराने कुएं हैं, जोहड़ है, इनको भी सुधार किया जा सकता है जन सहयोग के द्वारा और भामाशाहों के द्वारा। नहीं, यह तो किया जा रहा है, ये तो अभी तक होता आया है। आप कोई विशेष ऐसा जी। किया जा सकता है, विशेष कोई क्या प्लान चलाए, मतलब लोगों को एजुकेट किया जा सकता है, ऐसा कोई विशेष आपके पास आपका आइडिया है कुछ? सर, इसमें तो सबसे अधिक ये है कि बारिश के पानी को बचाया जाए, और भूजल स्तर को बढ़ाया जाए। भूजल स्तर को कैसे बढ़ा सकता है कोई व्यक्ति, आप मुझे बताइए। जैसे सर, यदि छत के पानी का हम यूज नहीं ले पा रहे हैं तो उसको किसी पाइप के द्वारा जमीन के अंदर उतारा जा सकता है। ऐसा कहीं जैसे सुना है पुराना आपने कुआं है करते? उसको। हाँ सर, जैसे मेरे ही गांव में जो आसपास का पानी जो जमा होता है उसको एक जो पुराना कुआं है उसमें उतार दिया जाता है, ठीक है, जिससे उसका भूजल जल स्तर है वो गर्मियों में भी बना रहता है। चलिए,
आप मुझे ये बताइए कि आपके बाड़मेर में पशुधन की स्थिति क्या है। आप मुझे कुछ ऐसे आंकड़े बताइए जो बाड़मेर को पशुधन के लिहाज से विशेष बनाते हो। केवल आंकड़े बताने हैं अ, आपने। जी सर, बाड़मेर है वो राजस्थान में बकरियों और भेड़ों के संख्यात्मक दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, और पशुधन के मामले में भी प्रथम स्थान पर है, और ऊंट के मामले में सर दूसरे स्थान पर है। बाड़मेर में सबसे अधिक दूसरे स्थान पर जो है वो ऊंट पाए जाते हैं। और यहाँ की जो भेड़ें हैं उनसे ऊन और दूध और मांस का है वो अधिक उत्पादन होता है। ऊँट तो आपका, आपकी हॉबी में भी लिखा है आपने, ऊँट सवारी करना। जी सर। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ऊँट के ऊपर हम जब सवारी करते हैं तो जीन रखते हैं, जीन जानते हैं? जी सर। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सर उसको हिंदी में सर सॉरी मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको जीर्ण कहते हैं, और ये जी। जो पिलान होता है उसके नीचे बिछाई जाती है। ओके। तो जीन जब लगाते हैं ऊँट के, तो वो कैसे व्यवस्थित कैसे रहता है उसके ऊपर? वो तो गिर जाना चाहिए ऊँट जब चलेगा। नहीं सर, जब जीर्ण को डालकर उसके ऊपर पिलान बांधा जाता है, और पिलान के नीचे एक जो पट्टा होता है, पटड़ा, जिसको हम बेल्ट कह सकते हैं, जो बकरी की ऊन का उसका होता है बना। उसका नाम क्या है, उसको राजस्थानी में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर, मारवाड़ी में क्या कहते हैं? जी सर, उसको पट्टा ही कहते हैं सर। पता नहीं कहते हैं, आप दोबारा सोचिए क्या कहते हैं। आपके पास वक्त है। सर सॉरी सर, नाम है मैं उसका भूल गया, विशेष? अभी याद नहीं कर पा। भूल गए आप? ठीक है। उसको तंग जी कहते हैं, सर कुछ सॉरी। तंगड़ पर तंग भी कहते हैं, कुछ तंगड़ी हाँ पट्टी भी बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल अलग। सर। ठीक है। जी सर, उसको गाड़ी तंग जोतने, कहते हैं सर। तंग कहते हैं। गाड़ी जब हम जोतते हैं तो फिर उस समय सामने जो गर्दन के पास ऊंट के बांधा जाता है उसको क्या कहते हैं? मोरा। अच्छा। और चलो ठीक है। गाड़ी की जब जोतते हैं ऊंट को तो एक तलपेटी होती है नीचे बनी हुई, तलपेटी होती है, आपको नहीं पता है। आप जी ये मुझे बताइए कि एक ऊंट कितना वजन वहन कर सकता है, ऊंट गाड़ी में? सर, यदि छकड़ा है तो लगभग 10 क्विंटल तक वो खींच सकता है, और यदि हम उसके ऊपर बोरा डाल के डालें तो 2 से 3 क्विंटल तक वो आसानी से वहन कर सकता है। 2 से 3 क्विंटल केवल ऊंट अपने ऊंट गाड़ी में वहन करे? ऊंट गाड़ी की बात कर रहा हूँ। जी, ऊंट गाड़ी पे कम से कम वो सर 10 क्विंटल तक भार वहन कर सकता है। हाँ, वही मैं पूछ रहा था आपको। चलिए। ऊंट जी काफी सर। एक विलुप्त प्राय स्थिति में पहुंच गया है। इसको बचाने के लिए जी आपके पास क्या सुझाव है? मुझे स्पेसिफिक सुझाव बताइए आप। सर, पहला सुझाव ये है कि इसके लिए ऊंट पालक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। और दूसरी बात है कि सर, दवाई है वो भी निःशुल्क की गई है, लेकिन समय पर मिल नहीं पाती है, जिससे ऊंटों की मृत्यु काफी हो जाती है। और तीसरी बात सर ये है कि जो मेलों में निर्यात किया जा रहा था ऊंटों का, तो उस निर्यात को नहीं, कहीं न कहीं सर विधि ये सम्मत तो बनाया सामान्य जाए। बात होगी। ये तो सामान्य बात होगी, कोई भी जी आर्थिक सर। जब पैसा होगा तो सब, आपने कहा कि आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएंगे तो ऊंट बच सकते हैं, तो ये तो सामान्य बात होगी। पैसा होगा तो सब जी कुछ हो सकता है। मैं 1 लाख ऊंट पाल सकता हूँ, मेरे जी पास सर। पैसा होगा। ये आप मुझे कोई यूनिक बात जी सर। बताइए जो वास्तव में जमीन पे उतारी जा सके। सर, ऊंट पालकों को ये प्रोत्साहित किया जा सकता है कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऊंट की भागीदारी बढ़ा सकते हैं। जैसे बारात के समय में भी जैसे पुराने रीति रिवाजों के साथ हम ऊंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बारात के समय ऊंट पर ले जाना है, जैसा इनोवेशन अभी राजस्थान में बाड़मेर में हुआ था। और कोरोना काल जैसी में यदि हमारे पास संसाधन नहीं है तो ऊंट को ले सकते हैं, या फिर जो पर्यटक आ रहे हैं उनको भी जैसे ढोरों का एक भ्रमण करवाने के लिए भी हम ऊंट का उपयोग ले सकते हैं। ओके। आप मुझे ये बताइए कि ऊंट को शादियों में नाचने के लिए लाया जाता है, वो कौन सी किस्म का ऊंट होता है? देखा आपने? सर सर सॉरी, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। लगभग बीकानेरी ऊंट होता है, लेकिन कंफर्म नहीं हूँ सर। कौन कौन सी नस्लें होती है राजस्थान के ऊंटों की, आप बताइए।
सर बीकानेरी है, जैसलमेरी है, गोमट है, और मेवाड़ी और मारवाड़ी है। कच्छी ऊंट भी होता है कोई? हाँ सर, कच्छी ऊंट भी होता है, जो अधिकतर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है, और यहाँ व्यापार के समय लाया जाता है हल जोतने के लिए या इस तरह। ओके। आप मुझे बताइए कि राजस्थान सरकार ने ऊंट पालकों के लिए, यदि ऊंटनी का टोल्डा जो होता है, टोल्डा बोलते हैं ना बच्चे को, क्या बोलते हैं? टोल्डिया, जी जी सर। हिंदी में जो भी जी, बोलेंगे। टोल। हाँ, उसके लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की है। आप जानते हैं कितने पैसे हैं एक के ऊपर? जी सर, जैसे कि मेरे को जानकारी है कि सर उसके लिए 10,000 रुपए हैं। अच्छा, चलिए, आज योगेंद्र जी नहीं है, और आपके क्या आ विषय गया रहे सर हैं मैं। आप बताइए। आ गया हूँ मैं। चलो, हाँ। हाँ, योग सा शुरू जी कीजिए फिर। हम्म। हाँ, आपने इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में पढ़ा है? एडमिशन जी सर। की? योग सर, छत पे चले जाओ, छत पे। यहाँ आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा सर, मैं छत पर ही हूँ सर, एक्चुअली छत पर ही हूँ मैं। हाँ, अब अब आवाज आ आई। रही, अभी अच्छा आ रही। अच्छा। हाँ, तो अंग्रेजी साहित्य विषय आपने पढ़ा है, तो साहित्य में आपकी रुचि थी या फिर संयोगवश आपने इस विषय का चयन किया? सर मेरी रुचि नहीं थी, बल्कि मेरे परसेंटेज कम थे, और उसके बाद में जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे यही सब्जेक्ट मिले थे सीटों के हिसाब से। और उसके बाद में सर मैं एक समय पाठी विद्यार्थी के रूप में हो गया था, और रेगुलर छोड़कर मैं बीएसटीसी करने चला गया था। तो मुझे इसको पढ़ने में सर कम ही टाइम मिला था। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी जो शिक्षा की जो राह है वो इतनी सुलभ नहीं रही है जिस क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं। क्या आप इस बात से जी सहमत हैं? जी सर। तो जी सर। वर्तमान में आपने देखा है कि कितनी पीड़ा एक विद्यार्थी को झेलने पड़ती है, कितनी समस्याएं हैं, तो आप शिक्षक के पैसे में होने के बावजूद जहाँ पर आप जो आप हैं उनके लिए, उनको उनसे उभरने के लिए मदद उनकी कर सकते, तो आप फिर प्रशासन में क्यों आना चाहते फिर आप? सर बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सर मैं एक बड़े क्षेत्र पे बच्चों की सहायता या फिर शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँ या प्रशासन में काम करूँ। और तो आपने दूसरी बात एमए सर ये किया है कि है? मेरा ड्रीम भी रहा है कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं। अच्छा, नहीं, आप शिक्षा तो बड़े स्तर पर कल को प्रोफेसर बनकर जैसे जाके वहां भी कर सकते थे। तो प्राथमिकता में क्या था आपका कि बड़े स्तर पर शिक्षकों के योग प्रशासक? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्रश्न सुना ही नहीं दिया, सॉरी सर। नेटवर्क का इश्यू होगा। प्राथमिक लक्ष्य है वो कौन सा था कि बच्चों के लिए शिक्षा के लिए व्यापक रूप से कार्य करना है या फिर खुद को एक अच्छे प्रशासक के रूप में स्थापित करना है? सर जब तक जिस पद पर रहूंगा उसका मन से कार्य करने का लक्ष्य था कि जिस पर भी रहूंगा मन से कार्य करूंगा, और साथ ही साथ अपने आप को खुद को डेवलप करने में और खुद को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करूंगा। अच्छा, ठीक है। आप पश्चिमी राजस्थान में आप रहते हैं। वहाँ की जो भूगर्भिक जो संरचना है, जो आप देखते हैं, आप भूगोल के विद्यार्थी भी रहे हैं। जी सर। सर, यहाँ पर क्या है? सर एक्चुअली मैं भूगोल का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ की भू संरचना है वो अ, यहाँ की जो पहले से तैतीस सागर के अवशेष मिलते हैं, और यहाँ अधिकतर रेगिस्तानी है, और दूसरी बात यह है कि अधिक जीवाश्म भी मिलते हैं जिसमें कोयला है या फिर पेट्रोलियम गैस है, ये यहाँ मिलते हैं, और कहीं न कहीं थोरियम जैसे कुछ मिलते हैं पदार्थ। और यहाँ की बहुत पुरानी जो अरावली से भी पुरानी चट्टानें मिलती है, जो मालानी के पहाड़ से मानी जाती है। ये हम सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही है। क्षेत्रों के नाम नेटवर्क इश्यू है। आवाज आ रही अभी है? आ हाँ रही है। सर, कट कट के आ रही है काफी। हाँ,
इस तरह से। ठीक है। ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम, इन क्षेत्रों के नाम सुने जी आपने? सर। ये हाँ सर, ये सुने हैं, और ये तेल उत्खनन के क्षेत्र हैं और प्रोसेसिंग पॉइंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जो बाड़मेर के गुड़ामालानी और बायतू क्षेत्र में है। और अभी इनमें और भी उत्खनन है, वो जारी है। अच्छा, आपकी पढ़ाई के दौरान आपके क्षेत्र में आपके शिक्षक रहे हैं जिन्होंने जी। इसी तरह की आज इसमें ये बैठे हैं? सॉरी सर, पूरा प्रश्न सुनाई नहीं दिया। योग सर, नेटवर्क की दिक्कत है, कोई कि बात नहीं। आप ओके सर, आप कीजिए, हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। 2 मिनट 2 मिनट, हाँ। आपके जी और विषय क्या रहे हैं आपके स्नातक में? सर, लोक प्रशासन, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास। ओके। आप मुझे बताइए कि शासन और प्रशासन में क्या फर्क है? सर, शासन है वो किसी राजनीतिक सत्ता द्वारा किया जाता है, और प्रशासन है वो एक प्रशासनिक विशेष प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत नौकरशाही है। वो राजनीतिक सत्ता की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करने की, और एक व्यापक उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोरोना काल में एक तरफ हम देखते हैं कि प्रशासकों ने रात दिन मेहनत करके काफी कुछ व्यवस्था अच्छी की है और काफी हद तक निजात भी दिलाया है समस्याओं से। लेकिन जी बावजूद इसके हम देखते हैं कि कहीं जहां पुलिस प्रशासन जाता है लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए, उन पे अटैक होता है। इसके पीछे रीजंस आप क्या मानते हैं? सर, इसमें है वो कहीं न कहीं मानसिकता का प्रभाव है। लोगों की मानसिकता और कुछ इस तरह का अवेयरनेस नहीं होने के कारण ऐसे मामले आते हैं। और यदि जो शिक्षित है, जो इस सिस्टम में समझते हैं, वो लोग ऐसा बहुत कम करते हैं। और कहीं न हम्म। कहीं ऐसा बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि कहीं प्रशासन है वो इतनी मजबूरी के कारण आक्रामक भी हो जाती होगी, जिससे इस तरह की समस्याएं तो आती होगी, मतलब कहीं न कहीं ये टकराव हो जाते हैं सर। लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये है ना? सर, मैं सभी लोगों की सॉरी नहीं कह रहा हूँ। कुछ यदि इस तरह के हमले करते हैं, तो फिर उन लोगों की सर मैं कह सकता हूँ कि उनकी मानसिकता में अभी बदलाव लाना जरूरी है। आप तो लोक प्रशासन के विद्यार्थी रहे हैं। जी। आप मुझे ये बताइए कि किस विचारों को आप लेखन को पसंद करते हैं, उनकी बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, लोक प्रशासन के लिहाज से देखें तो? सर, यदि मैं एक विषय के रूप में पढ़ना चाहूँ तो एम लक्ष्मीकांत है। और यदि मैं विचारकों के बारे में बात करना चाहूँ तो मैं वुडरो विल्सन को पढ़ना पसंद करूंगा। क्या खास बात थी विल्सन की, बताइए। सर, जो शुरुआत है लोक प्रशासन की, उन्होंने कही शुरुआत उन्होंने की थी, और एक विषय के रूप में भी उनका जो किताब है वो आई थी। तो एक शुरुआत से उनका किस तरह का माइंडसेट था, उन्होंने क्या सोचा कि राजनीतिक कार्य है वो प्रशासनिक कार्य नहीं होते, और प्रशासनिक कार्य है वो राजनीतिक कार्य नहीं होते। तो उनकी किताब मुझे मिले तो मैं इंटरेस्ट लूंगा कि उसमें कुछ मेरे को और भी कुछ पढ़ने को मिले। अच्छा, कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने, याद है आपको? सर, उन्होंने इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू द एडमिनिस्ट्रेशन लिखी थी। ओके। मुझे ये बताइए कि आपने लोक प्रशासन में डिलीगेशन ऑफ पावर्स पढ़ा होगा, सत्ता का हस्तांतरण जो कहते हैं। जी सर। इसको किए जाने के क्या लाभ है? मुझे केवल आप पॉइंट्स बताइए, ये फायदे हैं। जी सर, इससे एक बड़े क्षेत्र पर जो कम्युनिकेशन है और नियंत्रण रखा जा सकता है। और दूसरा है वो प्रशासक है, मुख्य प्रशासक है या कार्यपालक है, उसके जो कार्यभार है उसको कम किया जा सकता है, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सकता है। और समय प्रबंधन है वो भी अच्छी तरह से किया जा सकता है। मतलब आप एक प्रशासक बनते हैं, आप अपने पावर्स को डिलीगेट कर देंगे ताकि बहुत अच्छा काम हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप? और नहीं आप सर, खाली बैठे कुछ रहेंगे? सर, एक चैन होती है जिसके हायरार्की में एक मुख्य कार्यपालक होते हैं, उसके पास कई सारे काम होते हैं। तो वो उन कामों को और अधिक से अधिक लोगों से पहुंचाने के लिए कुछ उत्तरदायित्व और कुछ जिम्मेदारियां अधिकारों के साथ अपने अधीनस्थों को दे देता है, जिससे वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है।
और मैं ये मानता हूँ कि सर यदि इस तरह से किया जा सकता है तो एक काफी लोगों तक पहुंचा जा सकता है, लोगों तक तो जिसमें चैनल और कमांड उत्तरदायित्व और बना हुआ अधिकार उससे भी दोनों होने पहुंचते हैं चाहिए। ना। नहीं नहीं, वो तो दैट इज ओके। वो तो आप ऐसे ही जी पूछ सर। सकते हैं कि आपके पास उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, आपके पास अधीनस्थ कर्मचारी वो आपके लिए प्रति रेस्पॉन्सिबल है। बट उस पे लेकिन सर। साइकोलॉजी, आप मुझे ये बताइए, चलिए कोई बात नहीं, आप किसी जी जी सर। कर्मचारी को पावर्स डेलीगेट करते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसका कुछ उस व्यक्ति पर? हाँ सर, एक ये भी है कि वो डरता भी है कि मेरे से इतनी जिम्मेदारियों का मैं निर्वहन कैसे कर सकूंगा। और दूसरा ये भी रहता है कि वो कहीं न कहीं अपने पावर्स का यूज है वो किसी अन्य काम में भी नहीं कर नहीं, सकता है। वो डरता है कि उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे पावर्स दी गई है, एक बड़े अधिकारी ने मुझे ये काम सौंपा है, तो उसको जी क्या सर। प्रशिक्षित किया जा सकता है? बड़े कभी इमरजेंसी होती है तो वो व्यक्ति वो दायित्व निभा सकता है। तो मैं हाँ नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल। की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सकारात्मक की बात कर रहा हूँ, वो बताइए आप मुझे। बिल्कुल सर, उसमें उत्तरदायित्व की भावना भी आती है और अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर भी वो काम करने के लिए मोटिवेट होता है। चलिए मेरा अंतिम एक दो सवाल पूछूंगा। संविधान और जी। संविधानवाद में क्या फर्क है? सॉरी सर, इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ। संविधान मैं अपनी राय रख सकता हूँ लेकिन सर मैं क्लियर नहीं हूँ। संविधान है वो ठीक, किसी। जी सर। कोई बात नहीं। मुझे, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, जी सर। समता और समानता में फर्क बताइए मुझे। सॉरी सर, इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ अभी। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास 20 रुपए है, मैं 5 व्यक्तियों में 20, मेरे पास 100 रुपए में 5 व्यक्तियों में 20-20 समान रूप से बांट देता हूँ, ये समता है कि समानता है? सर ये समानता है। फिर समता क्या है? समता सर एक विवेकपूर्ण डिस्क्रिमिनेशन के साथ में यदि बंटवारा होता है तो उसको मैं समता कह सकता वो समता ही है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। हूँ। सॉरी सर, मैं ठीक उस है, समय ओके। नहीं बता ठीक है, ये पाया। बात ओके नहीं, सर। चलो कंक्लूड करते जी हैं। सर। महावीर जी, अपने अर्जुन जी बताइए। हाँ सर, दराज जी। जी सर। देखिए, आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आपसे उम्मीद की जाती है। क्योंकि जी आप एक सर। शिक्षक है तो आप मूल्यांकन कैसे करें, इसका आपके पास एक सटीक और अ, ऐसा प्रश्न के उत्तर आपसे आने चाहिए। और जब आप एक अच्छा उत्तर देंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छी दिशा में चला जाएगा। जी सर। आप उत्तर को थोड़ा सा लंबे न करें। यदि लंबा उत्तर करते हैं तो आप मुद्दों से भटक जाते हैं, पूछे कुछ और जाता है, फिर ये इंटरव्यू न होकर के कुछ और इस तरह से चला जाता है। मुझे जी ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन स्किल जी आपका सर। अच्छा है। मेरा एक प्रश्न था कि बांसवाड़ा में आप अपने लोकल लैंग्वेज, आपने उस प्रश्न को सही ढंग से समझा ही नहीं। सर मेरे तक बांसवाड़ा में वो आपकी आवाज ही लोकल नहीं गई लैंग्वेज सर। कौन सुनेगा? सर बांसवाड़ा में वो आपकी मेरे को लोकल सुनाई नहीं लैंग्वेज। दिया जी हाँ सर। ठीक है। अगर आप, यदि वो कहा भी जाए कि बांसवाड़ा के लोगों को वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कैसे समझाएं, तो आपके पास इतने सारे अधिकारी कर्मचारी है जो वहाँ के लोकल है। आप किसी के मार्फत आप अपनी बात हिंदी में उनसे कह दें और वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। बिल्कुल सर। ऐसे समय में आप किसी मीडिएटर का भी, किसी दुभाषिए का भी सहयोग ले सकते हैं। आज आप जी थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं, टू द पॉइंट चलने का प्रयास करें जिसके लिए आप जाने जाते हैं। जी और यदि आप श्योर जी नहीं है तो अपनी राय भी ना रखें, श्योर हो तो ही अपना उत्तर बताएं। ऐसा मुझे लग रहा है। यदि आपको इनमें से कुछ और लग रहा है, और ठीक है, जी कई दिनों की छूटी हुई तैयारी है तो अब से वापस जी ट्रैक सर। पर, और आपको मेरी ढेर जी सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हाँ जयराज जी। जी सर। योगेंद्र जी, आज योगेंद्र जी थोड़ा सा उनको है ना, वो भूल गए शायद। आज दिन में हमने बात की थी तो अच्छा। मैंने उनको बोला कि यार, तो मैंने वो देख लिया, कोई इशू नहीं है, थोड़ा जी विषय वाला छूट गया, बिग इशू नहीं है, चलो। जी सर। ये एक तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई ऊंट को जब हम जीन लगाते हैं तो वो तंग बांधते हैं, आपने पहले हाँ बोला कि उसको कुछ और नाम बता दिया, फिर मैंने तंग बताया, तो हाँ। आपने फिर बोला हाँ इसको तंग बोलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ऊंट सवारी करते हैं आप तो, ये सर सॉरी, मैं या तो हम मना कर भूल गया दीजिए। था, एक्चुअल दिमाग में से निकल गई एकदम हाँ, से। क्योंकि आप सवारी जी करते हैं, तंग तो मैं सबको पता हूँ, मेरे पिताजी से अभी पूछ के आया हूँ जस्ट मैं 5 मिनट पहले ही। मैं भी भूल अच्छा। गया था, इतने सालों में हम भी ऊँट जी पालते हैं। सर। तो जी पहले थे, अभी नहीं है, पिताजी जानते हैं।
तो जी ये पूछ के आया, तभी मैंने सवाल पूछा आपसे। 10 क्विंटल आपने सही बोला, आमतौर पे 10 क्विंटल लेके जाता है। जी और गाड़ी जोतते तलपेटी होती नीचे लगाते हैं, वो आपने, चलो ठीक है, आपने नाम बता दिया, कोई बड़ा इशू नहीं है। जी ये आपको पूछा कि भाई ऊंट के इसके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किया जाने, तो ये आर्थिक सहायता, ये वो, ये तो सामान्य बातें हो गई। फिर लास्ट में जी आपने इनके लिए फंक्शंस में ले जाना ये बोला, तो ये थोड़ा सा रेलेवेंट लगता है। बाकी आर्थिक जी सहायता तो ये तो कोई भी बोल देगा, है ना, किसी भी चीज हाँ के लिए हाँ बोल देगा आर्थिक सहायता दे दो साहब, सब ठीक हो, अरे वो जी तो हो ही सर। जाएगा साहब, है ना। जी सर। तो ये आपने उसका उपयोग ये बताना, तो दैट वाज, वो ठीक था। उसके बाद में जी थोड़ी सी लाइट नहीं गई है मेरी, वो दिखाई दे रहा है ना फेस पास, मैंने मोबाइल चला रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो क्लियर दिख रहा हाँ है। हाँ हाँ, तो फिर ये था। और जी उसके अलावा, हाँ, ये पॉलिटी वाला वो फिर मैंने, समता और समानता वाला वो ठीक है, कोई इतना हाँ सर, वो मैं बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कहीं गलत नहीं बता दूं, गलत नहीं हो जाए, कोई बात नहीं। इसलिए मैं रुक गया। वुडरो विल्सन, विल्सन को आपने पसंदीदा व्यक्ति बताया, अपना लेख जो विचारक बताया, बट उसका जी आइडियोलॉजिकल इतना बड़ा योगदान मुझे नहीं लगता कि इतना है। जी इनकी बजाय वो आपके क्या नाम है जो श्रमिकों के बारे में ज्यादा बात करते, क्या नाम है उनका, मैं भी भूल रहा हूँ, हाँ बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। वो थे श्रमिकों के ऊपर टेलर, टेलर, FW टेलर। हाँ, टेलर तो मतलब मशीन मानते थे श्रमिकों को, तो उनका इतना ज्यादा वो नहीं। उनके अलावा बाद में जो आए थे, वो थे, मुझे उनका नाम, हा, नॉर्थ, वो उन आर्थन प्रयोग किए थे। हार्टन प्रयोग वाले, हाँ, उनका उनका थोड़ा रेलेवेंट लगता है उनको। उनका एल्टन उन्नीसवीं नाम मेयो। सदी एल्टन मेयो, एल्टन एल्टन मेयो। मेयो का। हाँ हाँ, ओके ओके, एल्टन मेयो। हाँ, एल्टन मेयो के बारे में बता जी दे तो सर। आप, थोड़ा सा उनका अच्छा था।